विराम देता हूं। शुक्रिया, थैंक यू। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। धन्यवाद मान्यवर। आज के इस विदाई की चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का, उस समय के मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस महान सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर दिया। मान्यवर, इन 6 सालों में एक अभूतपूर्व ऐसा अनुभव हुआ है, बहुत कुछ सीखने में हम कामयाब हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। और मान्यवर, भारतीय सभ्यता में जैसे कहते हैं कि शब्द एक ब्रह्म है, एक बार जो शब्द बोल दिया गया उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन शब्द में कितनी शक्ति है इसका वास्तविक अनुभव हमें इस सदन से हुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों सदनों में, हमारा जो प्राचीन ऐतिहासिक संविधान सदन जो आज है उसमें भी और यहाँ पर भी दोनों जगह बोलने का मौका मिला है। मान्यवर, मैं अपने सभी माननीय साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ और एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं सदन के अंदर गायत्री महामंत्र के ऊपर चर्चा कर रहा था, उसकी महिमा का व्याख्यान कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इस सदन की कितनी बड़ी ताकत है। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, उन्होंने मेरे भाषण को अपने पेज के ऊपर डाल दिया। बाबा रामदेव जी, पतंजलि परिवार ने मेरे भाषण को अपने पेज के ऊपर डाल दिया। आर्य समाज ने मेरे भाषण को अपने पेज के ऊपर डाल दिया और मैं दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। ये सदन की ताकत थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये सदन की ताकत थी। और मुझे उसका एक बहुत बड़ा इनाम मिला। आर्य समाज का न्यूयॉर्क में सम्मेलन था, मुझे वहां पर आमंत्रित किया गया। मैं न्यूयॉर्क में आर्य समाज के सम्मेलन में शामिल होने के लिए गया। विश्व हिंदी परिषद का वियतनाम में सम्मेलन था, वहां भी मुझे निमंत्रित किया। वहां पर भी मैं वियतनाम में भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया। मेरा सौभाग्य रहा, माननीय अमित भाई शाह, उनकी विशेष कृपा रही, जो हिंदी राजभाषा समिति के चेयरमैन होते हैं, गृह मंत्री जी। जैसे ही मैं राजभाषा समिति के अंदर मेरा चुनाव हुआ, मुझे फर्स्ट कमेटी का, प्रथम उप समिति का संयोजक बना दिया गया। मान्यवर, 21 मंत्रालयों में प्रथम उप समिति हिंदी के अनुपालन की जांच करती है पूरे देश के अंदर। और मेरा सौभाग्य रहा कि इस समिति के कार्यक्रम के संबंध में पूरे देश में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। पूरे देश की एक एक प्रांत की अपनी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, हर चीज से वाकिफ होने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन के माध्यम से हम जीवन में कितने लोगों का उपकार कर सकते हैं, और गरीब आदमी कभी किसी उपकार को रखता नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव एक छोटा सा मैं साझा कर रहा हूं। एक ऐसा समाज है भारत देश के अंदर जो आज भी बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है, घुमंतु अवस्था में है, उसकी कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। मैंने गाड़िया लोहारों की समझ सदन के अंदर आवाज उठाई, और मान्यवर, 100 गाड़िया लोहार मेरे फ्लैट के ऊपर है, मेरा धन्यवाद करने के लिए आए। मैंने उनमें से 5 आदमियों को सिलेक्ट करके उनको सदन दिखाया, और वो इतने अभिभूत थे कि हमें सदन तक जाने का मौका कब मिल सकता था, कब देखने का मौका मिल सकता था। और मान्यवर, गरीब आदमी किसी का कभी रखता नहीं है। मैं अनुभव बताता हूं, जिस समय दिल्ली का चुनाव आया, मुझे और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के आज हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, हम दोनों को अपने बैलगड्ढे के ऊपर बिठा के वो 10 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर उन्होंने जुलूस निकाला, और 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उन्होंने। यानी गरीब आदमी किसी भी एहसान का बदला चुकाता है, उसकी कोई बात करता है तो कभी भी वो कृतघ्न नहीं होता है। मेरा दूसरा अनुभव, मैंने एक बार
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के ऊपर अपनी बात रखी थी कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद वासुदेव बलवंत फड़के जी ने ट्राइब्स को इकट्ठा किया था और ऐसे लोगों से लड़ाई लड़वाई थी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के के गिरफ्तार होने के बाद 1870 में वो गिरफ्तार हो गए थे। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया और ऐसी ट्राइब्स जो देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी उन सबको क्रिमिनल घोषित करके और उनकी प्रताड़ना शुरू कर दी गई। बहुत कुछ उन्होंने इतिहास में झेला, लेकिन मान्यवर आज़ादी के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली। और मैंने जब ये बताया सदन में कि वो 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी नहीं मानते हैं, जिस समय 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को खत्म करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लेके आए, उस दिन को तमाम हिंदुस्तान की ट्राइब्स अपने आप को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी वो प्रथा है। और जैसे ही मैंने ये बात रखी, अमेरिका तक के सासी समाज के लोगों के मेरे पास फोन आए कि किसी ने तो हमारी व्यथा को सदन के अंदर रखा है। और मान्यवर करनाल के अंदर कम से कम 5000 ट्राइब्स के लोगों ने 31 अगस्त को बुला के मुझे मेरा अभिनंदन किया। तो मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव हुआ कि गरीब आदमी कभी किसी का रखता नहीं है, उसको चुकाता है, बशर्ते कि उसकी को बात करे। ये सदन में बहुत कुछ मौका देता है, बहुत कुछ हमें अवसर मिलते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ अपना भी एक्सपोजर बता सकते हैं, अपने विचार को भी बता सकते हैं और बहुत लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं। और मैं, जैसा दीपक जी बोल रहे थे, अपना सौभाग्य मानता हूं कि देश में बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन हुए इस कालखंड के अंदर। विशेष तौर पर धारा 370 का मैं उल्लेख करूंगा, जिसके बदलाव के साक्षी हम लोगों को होने का मौका मिला है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मान्यवर, मैं तमाम अपने सदन के साथी कई बार सोचता हूं, यहाँ पर आके देखते हैं, जैसे शक्ति सिंह गोयल तो बैठे हैं कि बड़े सख्त लगते हैं जब बोलते हैं, डेरेक ओब्रायन नहीं है, बोलते हैं तो बड़े हार्श लगते हैं, संजय सिंह नहीं बैठे हैं, बोलते हैं तो बड़े कठोर लगते हैं, लेकिन जब बाहर उनसे मिलते हैं तो इतना उनका कोमल स्वभाव है, इतना डेलिकेट है क्या मैं सोचते इतने संवेदनशील ये व्यक्ति हैं, बाहर जाके कुछ और ही मिलता है। और मैं पुनः इस बात को कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मेरी प्रधानमंत्री जी तक और सदन के जो हमारे सभापति जी हैं, अपने उपराष्ट्रपति महोदय तक एक बात चली जाए कि हम रिटायरमेंट के बाद जब सदन में आएँ तो यहाँ पर एक ऐसा सेंट्रल हॉल मिल जाए ताकि अपने साथियों से सबसे वहाँ पर मुलाकात हो जाए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो बड़े अनुभव फिर भी मिलते रहेंगे। मैं पुनः इस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि इस महान सदन का एक साक्षी बहुत से बदलाव का होने का हमें मौका दिया और बहुत से मुद्दों को रखने का मौका मिला, गरीब आदमियों की बात रखने का मौका मिला। और जो कुछ भी इस सदन के अंदर अनुभव मिला, वो एक अभूतपूर्व स्मृतियाँ इस हृदय के अंदर ताजीवन रहेंगी। वो साथियों से सदा, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, स्वाति मालीवाल जी कितना बोलती हैं, तो सबका मैं प्रेज करता हूँ। अपने अयोध्या जी भी और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, और शायरी मिलती है अठावले जी की, एक विशेष अनुभव होता है। तो सभी का नाम ना लेते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और जयराम रमेश जी की पेशेंस का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।